डिल्लन ने आवाज की दिशा में फायर कर दिया। गोली दीवार की लकड़ी से टकराई और लकड़ी के कुछ टुकड़े टूटकर हवा में बिखर गए। वो दरवाजे से अपने कमरे की ओर बढ़ा और आहट लेने की कोशिश करने लगा। गरनी दरवाजे के पीछे सांस रोके खड़ा था। इसमें शक नहीं कि वो अब बुरी तरह से भयभीत हो चुका था। डिल्लन रास्ता टटोलता हुआ अपने बिस्तर की ओर बढ़ा। गरनी ने उसे आगे बढ़ने दिया, फिर एकाएक एक चीते की तरह झपटा। उसने डिल्लन की पीठ पर अपने घुटने का जबरदस्त प्रहार किया। डिल्लन के मुंह से एक चीख निकली और वो मुंह के बल आगे की ओर जा गिरा। गरनी उसके ऊपर जा गिरा। डिल्लन की पिस्तौल अलग होकर बिस्तर के नीचे जा गिरी। दोनों आदमी गुत्थम गुत्था हो गए। मीरा, जल्दी करो, गरनी चिल्लाया, मैंने इसे पकड़ रखा है। मीरा अंधेरे में उस जगह आगे बढ़ी जहां दोनों व्यक्ति आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे थे। उसे ठोकर लगी और वो भी उन दोनों के ऊपर जा गिरी। जल्दी करो मीरा, नीचे से उसे गरनी का हांफता हुआ स्वर सुनाई दिया। ठाल दो इस हरामजादे को, मुझसे तो ये संभाला नहीं जा रहा। मीरा ने मानसिक संतुलन बनाए रखा। वो उन दोनों के ऊपर लेटी उन्हें दबाती रही। अंधेरे में उसे अनुभव नहीं हो पा रहा था कि कौन ऊपर था और कौन नीचे। उसने टटोला और उसका हाथ एक चेहरे पर जा पड़ा। नीचे से एक जोरदार सांस उभरी। मीरा तुरंत अलग हट गई। वो गिरती गिरती बची। उसे एक दबी सी आवाज सुनाई पड़ी, वो नीचे है, समझो। मीरा ने आव देखा न ताव फौरन नीचे वाले बदन में चाकू पैबस्त कर दिया। नीचे से एक दबी सी चीख उठी और फिर सहसा ही हाथापाई बंद हो गई। तभी एक फौलादी पंजे ने उसकी कलाई को मजबूती से जकड़ लिया। उसकी कलाई को एक जोरदार झटका लगा और चाकू मीरा के हाथ से छिटक कर नीचे जा गिरा। ओह चुड़ैल की बच्ची, तुमने तो उसका खून कर दिया है। डिल्लन की सरगोशी उसके कानों में पड़ी और वो एकदम से चीख उठी। मीरा का जिस्म भय से कांप रहा था। मुझे मत छुओ, छोड़ो छोड़ो, ओह छोड़ो। मीरा कलाई छुड़ाने की असफल चेष्टा करती हुई रोने लगी। डिल्लन ने चाकू को ठोकर मारकर दूर फेंक दिया। उसने मीरा की कलाई छोड़ दी और फिर माचिस जला ली। दिया सलाई की रोशनी में उसकी जलती हुई लाल लाल आंखें देखकर मीरा का समूचा बदन सिहर उठा। वहीं चुपचाप खड़ी रहे। डिल्लन उसकी ओर देखकर घुर्राया। यदि कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुझे भी ठिकाने लगा दूंगा। मीरा एक हाथ मुंह पर रखे हुए कांपती हुई वहीं खड़ी रही। डिल्लन लैंप के पास पहुंचा और माचिस की तीली से उसे जला दिया। मीरा ने डिल्लन की ओर से नजरें हटाकर गरनी की ओर देखा तो उसकी बोलती बंद हो गई। डिल्लन ने दरवाजा बंद कर लिया। अपनी बाह की कमीज से उसने अपनी आंखें साफ की। उसकी सांसें धोखनी की तरह चल रही थीं और चेहरे पर क्रूरता के भाव थे। पागल कुतिया, सोच तो सही अब तेरा क्या बनेगा, वो गुर्राया। यकायक मीरा का सारा साहस जवाब दे गया। उसने गरनी की ओर से अपनी नजरें हटा ली। खतरे का आभास उसे हो चुका था। दरअसल उसी ने मुझे ऐसा करने को मजबूर किया। ये उसी की योजना थी कि मुझे नाटक करना चाहिए, तुम पर हमला करना चाहिए। खामोश, डिल्लन दहाड़ा। ये हरामजादा तो इतना सोच भी नहीं सकता। इसमें तो इतना साहस ही नहीं है। ये सब करने के लिए तूने ही इसे उकसाया होगा। जवाब दे, जवाब दे, तूने ही उकसाया था ना? तुमने उससे कहा होगा कि वो मेरी हत्या कर दे। तू रोई चिल्लाई, अपनी बेबसी का वास्ता दिया होगा तूने। गरनी पिघल गया होगा। क्यों क्यों क्यों, है ना? यही बात थी ना? बोल, जवाब दे। तू चालाक छोकरी है। बच को भी तूने ही पीटा था। अब मैं और तुम एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लेंगे। वो धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास पहुंचा। बुरी तरह से भयभीत होती हुई हाथ फैलाती, सिर हिलाती मीरा पीछे की ओर हटती गई। मुझे मत छुओ, मुझे हाथ मत लगाना प्लीज। उसकी आवाज चीख में तब्दील होती गई। डिल्लन आगे की ओर लपका। उसने मीरा की कलाई थाम ली और उसे अपनी ओर घसीट लिया। डिल्लन की सूजी हुई आंखों पर निगाह पड़ते ही मीरा सहम गई। सहसा डिल्लन का स्वर बदल गया और वो बोला, मैंने तुझे मार डालने का इरादा बदल दिया है। तुम्हें कोई विशेषता है, इसलिए अब मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तुम्हें अपने साथ रखूंगा। तुम जैसी छोकरी मेरे जैसे आदमी के लिए काफी कारगर साबित हो सकती है। वो कुछ क्षण के लिए रुका और फिर कहने लगा, जब मैं किसी लड़की को अपना साथी बनाता हूं तो उसे अति कठोर होना जरूरी होता है। तू कठोर है,
अब तू समझ गई है, मैं और तू अब मिलकर काम करेंगे। तुझे अब वही करना होगा जो मैं तुझसे करने के लिए कहूंगा। तुझे मेरी हर बात का पालन करना होगा। अब से मैं तेरा बॉस हूं। मेरी आज्ञा तुझे माननी होगी। बोल, मानेगी ना मेरी आज्ञा? हाँ, मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे, पर मुझे मारना नहीं प्लीज। मीरा जल्दी में बोली। हाथ लटकाए, भाव रहित आंखों से देखती वो वहीं खड़ी रही। डिल्लन कमरे में घुस गया। फिर जब लौटा तो उसके हाथ में एक सरिया था, वो सरिया जिससे अंगीठी की आग हिलाई जाती थी। सहसा मीरा सचेत हो उठी। उसने दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया और चीख उठी, नहीं, तुम क्या करना चाहते हो? वो दीवार से यूं जा चिपकी जैसे दीवार फोड़कर निकलकर भाग जाना चाह रही हो। तुम्हें कुछ विशेष बातें सिखानी पड़ेंगी। हाँ, सीखोगी? क्यों? डिल्लन बोला और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। बैंक एवेन्यू से कुछ हटकर केन्या सिटी के माल गोदाम के पास मिस बेनवो की रेडीमेड की दुकान है। मिस बेनवो भारी भरकम शरीर की एक नीग्रो औरत थी। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान खेलती रहती थी। विशेष बात ये थी कि उसकी मुस्कान का ये दायरा सिर्फ होठों तक ही सीमित नहीं रहता था। उसकी आंखें भाव शून्य बनी रहती थी। वो बहुत धन कमाती थी, किंतु कपड़े बेचकर नहीं, आमदनी के उसके पास अन्य साधन भी थे। उससे यदि ये पूछा जाता कि उसने अपनी दुकान से अंतिम बार कपड़ा कब बेचा था, तो वो शायद ठीक से जवाब भी न दे पाए। फिर भी उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसकी दुकान के पीछे छोटी गंदी सी सीढ़ियां चढ़ने के बाद कुछ कमरे बने हुए थे। कारपिस वारकर की गिरफ्तारी के समय भी वो पूर्णतया सुरक्षित थी। पुलिस वालों ने उसकी ओर आंखें उठाकर भी नहीं देखा था। अफवाह तो ये थी कि उसने पुलिस कमिश्नर तक को अपनी मुट्ठी में जकड़ा हुआ था। खैर, वास्तविकता चाहे जो कुछ भी रही हो, पर ये हकीकत है कि पुलिस उसे कभी छेड़ती नहीं थी। उस रात मीरा और डिल्लन मिस बेनवो के पास पहुंचे। चमकती पहाड़ी पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और नदी के ऊपर छाया कोहरा कुछ देर के लिए साफ हो चुका था। वे दोनों धीरे धीरे चलते हुए अंधेरे से बाहर निकले। डिल्लन सतर्कतावश बार बार मुड़कर इधर उधर देख लेता था। उसे अपने नए कपड़ों का भी आभास था और सामान में बंधी भारी बोझ वाली थॉमसन का भी। मीरा ने नायलॉन के कपड़े पहने थे और एड़ियां ठकठकाती सिर ऊपर उठाए शान से उसके पीछे पीछे चल रही थी। डिल्लन ने थोड़े ही समय में उसकी काया पलट कर दी थी। जीवन में पहली बार मीरा को पता चल गया था कि किसी मर्द के साथ रहने में कितना आनंद प्राप्त होता है। अब डिल्लन को उसे कुछ बताना या समझाना नहीं पड़ता था। वो आंखें बंद करके उसके हर आदेश का पालन करने लगी। डिल्लन के शक्ति भरे मांसल और चौड़े कंधों की ओर देखकर उसके मन में काम वासना की आग भड़कने लगी। वे दोनों रातों से लगातार सफर करते आ रहे थे। दोनों ने एक ही कमरे में 2 दुखद रातें व्यतीत की थीं और इस दौरान इकट्ठे पास पास सोते हुए भी डिल्लन ने उसे छुआ तक नहीं था। तभी उसकी विचारधारा भंग हो गई। डिल्लन कह रहा था, बस आप पहुंचे हैं, यही जगह है। दोनों दुकान के सामने पहुंचकर ठिठक गए। जगह अंधेरे कमरे में डूबी हुई थी। डिल्लन ने उसे समझाया, यह जगह बहुत सुरक्षित है। मेरे सभी साथी इस जगह इकट्ठा हुआ करते थे। डिल्लन ने दरवाजे के ऊपर लगा घंटी का बटन तलाश किया और उसे दबा दिया। दूर अंदर कहीं घंटी बजने का स्वर उसे सुनाई दिया। दोनों पत्थर के बुत की तरह वर्षा में भीगते बाहर प्रतीक्षा करते रहे। दरवाजा स्वयं मिस बेनवो ने खोला। अधखुले दरवाजे के बीचों बीच खड़े होकर उसने पूछा, कौन हो तुम? कहीं गलती तो नहीं हो गई है तुम्हें जगह पहचानने में? हाँ, सही जगह आए हो? हम बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं, डिल्लन ने एक सामान्य स्वर में कहा। बाहर बहुत गर्मी है, मेरे विचार से अंदर अधिक ठंडक होगी। क्यों? मिस बेनवो ने उसे शक भरी नजरों से घूरा। कौन हो तुम लोग? कहां से आए हो? डिल्लन ने कहा, क्यों ना हम लोग ये बातें अंदर चलकर कर लें? तुम तो देख ही रही हो कि हम लोग वर्षा में भीग रहे हैं। नीग्रो औरत कुछ शक भरी नजरों से उन्हें देखती हुई असमंजस में पड़ी रही। फिर वो दरवाजे से एक ओर हट गई और बोली, ओके, अंदर आ जाओ। वे दोनों दुकान में प्रविष्ट हो गए। मिस बेनू ने दरवाजा फिर से बंद कर लिया। फिर उसने एक स्विच को दबा दिया। कमरे में रोशनी हो गई।
अब बताओ, नीग्रो औरत बोली, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? प्लेट्स विला से आए हैं हम लोग, डिल्लन ने बताया। तुम्हें किसने भेजा है? नेल्सन ने। सुना है तुमने नेल्सन का नाम कभी? नम्र स्वर में डिल्लन ने जवाब देते हुए पूछा। मिस बेनवो ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ हाँ, मैं नेल्सन को जानती हूँ। डिल्लन ने अपना हेड पीछे खिसकाया। मैं नेल्सन के साथियों में से हूँ। मेरा नाम डिल्लन है। मिस बेनवो थोड़ी परेशान सी दिखाई देने लगी। वो बोली, पर मेरे विचार से तो नेल्सन के सभी साथी मारे जा चुके हैं, लेकिन मैं अभी जिंदा हूँ। डिल्लन ने मुस्कुराने की चेष्टा की। हमें एक कमरा चाहिए और खाने के लिए भी कुछ चाहिए। मिस बेनवो संकोच में पड़ गई, फिर बोली, एक दिन के $50 लगेंगे। मीरा, जो अब तक एक शब्द भी नहीं बोली थी, बोल उठी, लानत है, ये कोई प्लाजा होटल है जो इतना अधिक मांग रही हो? डिल्लन ने उसे डांटा। शट, हम दोनों ने यहीं रुकना है और फिर भुगतान मैंने करना है, तुम्हें क्या है? इस पर मिस बेनवो बोली, ठीक है, जरा मैं भी देखूं, कुछ माल पानी है तुम्हारे पास या यूं ही? डिल्लन ने जेब में हाथ डाला और नोट की एक गड्डी की झलक उसे दिखाई। नोटों की गड्डी देखते ही मिस बेनवो के चेहरे पर भाव ही बदल गए। हाँ, यकीन आ गया। तुम लोग कड़के नहीं हो? डिल्लन बोला, हाँ, कड़के नहीं है हम लोग। ठीक है, तो तुम लोग यहाँ रुक सकते हो, मिस बेनवो ने फैसला सुनाया, पर तुम्हें 1 हफ्ते का एडवांस किराया जमा कराना होगा। डिल्लन ने गड्डी में से कुछ नोट खींचे और मेज पर फेंक दिए। मिस बेनवो ने बड़ी उत्सुकता और तत्परता से वो नोट उठा लिए और उन्हें गिनने लगी। फिर वो संतुष्टि पूर्वक सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, मैं तुम दोनों को तुम्हारे कमरे तक छोड़ आती हूँ। वे दोनों उसके पीछे पीछे गंदी सीढ़ियां पार करके ऊपर पहुंचे। 4 दरवाजे थे। मिस बेनवो अंतिम दरवाजे पर पहुंचकर रुकी और उसने उसका ताला खोल दिया। कैसा लगा कमरा? उसने डिल्लन की ओर घूमकर पूछा। कमरा काफी बड़ा था। खिड़की के साथ लगे 2 बिस्तरों के बीच में एक मेज रखी हुई थी। फर्श पर बिछा कालीन काफी मोटा था और कुर्सियों की सीटें भी काफी अच्छी थीं। बच वाले खोखे की तुलना में मीरा को यह कमरा कहीं ज्यादा आरामदायक लगा। कमरा ठीक है, डिल्लन की बजाय मीरा ने जवाब दिया। मिस बेनवो ने उसे हिकारत भरी नजरों से देखा और फिर प्रश्न सूचक दृष्टि से डिल्लन की ओर देखने लगी। मेरे विचार से यह कमरा ठीक ही है, डिल्लन ने सूटकेस नीचे रखते हुए कहा। अब जल्दी से कुछ खाने के लिए भिजवा दो, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। श्योर, मिस बेनवो मुस्कुराई, अभी भिजवाती हूँ, और फिर नीचे चली गई। उनके जाने के बाद मीरा ने दरवाजा बंद कर दिया। तुम काफी मोटा दाव खेल रहे हो, $50 एक दिन के, वो बोली। ये तो बहुत ज्यादा रकम है। कोई ज्यादा नहीं है, तुम अपनी खोपड़ी का प्रयोग बंद कर दो, डिल्लन ने उसकी ओर कड़ी नजर से देखते हुए कहा। यहाँ सब बड़े बड़े लोग आते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ रहकर हम किसी बड़े काम में हाथ डाल सकते हैं। उस बड़े काम की शुरुआत के लिए यह खर्चा कुछ भी नहीं है। उसने अपनी जैकेट उतार कर फेंकी और मीरा के नजदीक आ गया। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। देखो, मैं लंबे अरसे से इस धंधे से बाहर रहा हूँ, वो एक एक शब्द चुनकर धीरे धीरे बोल रहा था। धंधा शुरू करने से पहले मैं इसमें घुसकर देख लेना चाहता हूँ। मीरा ने अपना हाथ उसकी बाह पर रख दिया। तुम उन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आदमी बनोगे, वो बोली। उसके स्वर में आत्मसमर्पण का भाव था। ओह, तुम्हें इतना विश्वास है? पर तुम ये कैसे कह सकती हो? हाँ, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। ये कहते हुए अचानक मीरा के चेहरे के भाव बदल गए। वो चेहरा किसी नौजवान लड़की का नहीं था, बल्कि उस चेहरे पर अब तक एक कठोरपन तथा हिंसा उभरी हुई थी। मीरा कहती गई, तुम बड़ी बड़ी बातें सोचोगे, बड़े लोगों के साथ काम करोगे और यहाँ के छोटे मोटे दादाओं को दिखा दोगे कि तुम वास्तव में उन सब से बड़े हो। जो कोई भी तुम्हारे रास्ते में आने की कोशिश करेगा, उसे मुंह की खानी पड़ेगी। वो यकीन भरे स्वर में शब्दों पर जोर देते हुए बोली। डिल्लन ने आगे बढ़कर उसकी बाह थाम ली। उसकी फौलादी उंगलियों का दबाव मीरा के मांस में घुसता सा प्रतीत हुआ। ठीक कहती हो तुम, पहली बार तुमने कोई बात ढंग से सोची है, वो उत्साह भरे स्वर में बोला।
और तुम इस काम में हमेशा मेरे साथ साथ चलोगी। परंतु वो कुछ ठिठका और फिर बोला, तुमने पुलिस के बारे में भी कुछ सोचा है या नहीं? मीरा हंसी, पुलिस पुलिस को तो नोट देकर अपने पक्ष में किया जा सकता है। नेल्सन को भी तो पुलिस का खतरा था, पर उसने अपनी सारी अड़चनें पैसों के बूते पर ठीक कर ली थी। जानते हो, पुलिस उसे पूरी हिफाजत में रखती थी। हम लोग भी पैसे से सब काम ठीक ढंग से पूरा कर लेंगे। डिल्लन एक व्यंग्यपूर्ण हंसी हंसा। हाँ, निसंदेह उसे सुरक्षा प्राप्त होती रही थी, पर कैसी सुरक्षा? जानती हो उसका क्या हाल हुआ था? कफन में लपेटने से पहले उसके जिस्म से पूरे 24 कारतूस निकाले गए थे। और जानती हो ये काम किसने किया था? FBI ने। मीरा बोली, ओह ऐसा? फिर भी तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम उन लोगों के रास्ते में आने की कोशिश मत ही करना। उनसे बचकर काम करोगे तो फिर तुम्हें कोई कठिनाई पेश नहीं आएगी। हाँ, मुझे FBI वालों से बचकर ही रहना होगा। डिल्लन एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों सचेत हो गए। डिल्लन उठा और दरवाजे की ओर बढ़ गया। उसने दरवाजा खोल दिया। बाहर एक लंबी सी पतली लड़की एक बड़ी सी ट्रे थामे खड़ी थी। ये मिस बेनवो ने भिजवाया है, उसने नकियाती आवाज में कहा। डिल्लन पीछे हट गया और लड़की अंदर आ गई। कुछ क्षण वो डिल्लन को घूरती रही, फिर ट्रे मेज पर रखी और कूल्हे मटकाती हुई बाहर निकल गई। डिल्लन ने लात मारकर दरवाजा बंद कर दिया। उसने कंधे झटकाए और बोला, क्या नखरे हैं, अपने आप को न जाने क्या समझती है ये छोकरी। मीरा ने ट्रे से कपड़ा हटाया और बोली, कुछ भी समझे, तुम्हें क्या, तुम्हें तो लड़कियों में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। डिल्लन ने कंधे उचकाए। देखो, लड़कियां मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। उसकी वजह यह है कि कोई भी लड़की एक बार गले पड़ जाने के बाद चिपक कर रह जाती है। यूं लगता है जैसे सब बासी माल हो। मीरा ने अपने हाथ मेज पर टिका दिए और अपनी उंगलियों के नाखूनों को देखती हुई बोली, पर तुम जैसे मर्दों के लिए वो आनंद का साधन भी तो हो सकते हैं। मैं ऐसा नहीं सोचता, डिल्लन ने उसकी ओर देखते हुए कहा। देखो, मेरे ख्याल से इस बारे में तुम्हारे विचारों से मेरे विचार मेल नहीं खाते। कुछ देर तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। फिर डिल्लन खाने पर टूट पड़ा। मिस बेनवो ने डिल्लन और मीरा को जिस कमरे में टिकाया था, उसी कमरे की लाइन में एक अन्य कमरे में रॉक्सी उस वक्त नाश्ता कर रहा था। उसके कमरे का दरवाजा बंद था। उसने कैंसास सिटी टाइम्स का ताजा अंक कॉफी पॉट के ऊपर रखा हुआ था। कॉफी की चुस्कियां लेते लेते वो बीच में अखबार को भी देख लेता था। फ्रेबी वेस्ट अभी भी बिस्तर पर लेटी हुई थी, होठों में सिगरेट दबाए। उसके बाल तकिए पर बिखरे हुए थे और वो एक करवट लेती हुई रॉक्सी की ओर देख रही थी। जरा सुनो तो फ्रैंक, रॉक्सी चटखारे लेता हुआ बोला। एक पादरी जी क्या फरमाते हैं, देखो क्या लिखा है। फ्रैंकविस्ट ने सवालिया नजरों से उसकी ओर देखा। पादरी फरमाते हैं कि बेचारी उन बेसहारा और पतित औरतों को सुधारा जाए, और विशेष रूप से उन औरतों को जो मेन स्ट्रीट में धंधा करती फिरती हैं। आगे फरमाते हैं, ये हमारे समाज के लिए बड़े कलंक की बात है। तुम्हारा क्या विचार है इस बारे में, बताओ। फ्रैंकविस्ट ने कंधे झटकाए। बेचारे को उस औरतों से क्या लेना देना, अपना हिस्सा तो मिलना नहीं था। और सुनो, अखबार में ये भी लिखा है कि एक श्रीमान को जब ये पता चला कि उसकी पत्नी किसी अन्य से मोहब्बत करती है, तो वो गंडासा लेकर उस पर टूट पड़ा। उस आदमी की तस्वीर भी छपी है, ये देखो, ये देखो, ये अखबार में। देखना चाहती हो? फ्रैंकविस्ट ने इनकार में सिर हिलाया। नहीं, मुझे इस प्रकार की डरावनी बातें अच्छी नहीं लगती, बंद कर दो ऐसी बातें। रॉक्सी ने समाचार पत्र फर्श पर फेंक दिया। उसने अपनी कॉफी समाप्त की और एक सिगरेट सुलगा ली। फिर आशा भरे स्वर में फ्रैंकविस्ट की ओर देखते हुए पूछा, आज का कोई प्रोग्राम सेट कर लिया है क्या? देखो, आज सबसे पहले मैंने अपने बाल सेट करवाने हैं। फ्रैंकविस्ट बाहें ऊपर करके उबासी लेती हुई बोली। 10 बजे, इसमें 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। तुम मुझे लंच के टाइम पर मिल लेना, ठीक है?
मैं तुम्हें वहीं से पिकअप कर लूंगा, रॉक्सी बोला। तभी दरवाजे पर दस्तक पड़ी। दोनों चौंक उठे। रॉक्सी ने फ्रैंकविस्ट की ओर देखा और फौरन अपने कोट के अंदर हाथ डालकर अपने रिवॉल्वर का होल्स्टर खोल दिया। कौन है? उसने आवाज देकर पूछा। मैं हूं, बाहर से विनबू की आवाज सुनाई दी। ओह, अब इसे क्या कहना है? रॉक्सी उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा और दरवाजा खोल दिया। मिस बेनवो अंदर दाखिल हुई। उनके दांत पियानो की नोक की तरह चमक रहे थे। रॉक्सी ने दरवाजा बंद करके चाबी लगा दी। सिगरेट का बचा हुआ टुकड़ा नीचे फेंकते हुए उसने पूछा, कैसे तकलीफ की आपने? तुम्हारे साथ वाले कमरे में तुम्हारे नए पड़ोसी आए हैं, वो बोली। नए लोग हैं, मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। रॉक्सी थोड़ा चौंक गया। उसने पूछा, कैसे लोग हैं? मेरा मतलब है, तुम्हें कैसे लगते हैं? मिस बेनो ने कहा, मुझे तो ठीक ही लगते हैं। उन्हें मालूम है कि यहाँ किस संकेत से आया जाता है। पुरुष का नाम डिल्लन है। डिल्लन? अरे वो तो काफी समय से इस धंधे से बाहर हो गया था, रॉक्सी बोला। फिर उसने फ्रैंकविस्ट की ओर मुड़कर पूछा, तुम्हें डिल्लन याद है ना? फ्रैंकविस्ट ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ निसंदेह मुझे याद है। वो कमीना आदमी सिगरेट नहीं पीता, लड़कियों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे तो बस धन से मतलब है। धन के लिए तो वो किसी का भी गला काटने को तैयार रहता है। वो वाकई एक नीच आदमी है। मिस बेनवो ने कुछ व्याकुलता भरे स्वर में कहा, उसके साथ एक लड़की भी है। दोनों में विशेष बात मैंने ये नोट की कि लड़की बहुत तेज तर्रार है और कच्ची उम्र की है अभी, और उसका साथी बहुत शक्तिशाली आदमी है। मैं तो उसे देखकर कुछ व्याकुल सी हो उठी हूँ। क्यों? व्याकुल क्यों हो उठी आप? क्या वो बहुत सुंदर है? फ्रैंकविस्ट ने रुचि लेते हुए कहा। सुंदर तो विशेष नहीं है, बेनवो बोली। हाँ, शक्तिशाली बेशक हैं। उन दोनों ने बढ़िया कपड़े पहने हैं। मेरा ख्याल है बिस्तर में वो एक कुशल साथी रहता होगा। रॉक्सी ने मुंह बिचकाया। कुशल साथी? क्यों, ईर्ष्या हो रही है क्या? फ्रैंकविस्ट ने रॉक्सी की ओर देखते हुए शरारत से पूछा। हाँ, हो रही है। मेरी छाती फूकी जा रही है। रॉक्सी ने भी उसी के स्वर में जवाब दिया। मैं तो सलाह दूंगी तुम उससे दूर ही रहो तो अच्छा है। वो छोकरी किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करेगी, मिस बेनो ने कहा। फ्रैंकविस्ट ने कंधे उचकाए। ओह, अरे छोड़ो भी। फिर घड़ी की ओर देखकर बिस्तर से उठते हुए बोली, ओह, मैं तो भूल ही गई थी। मुझे तो आज 10 बजे अपने बाल सेट करवाने जाना था। मिस बेन वो दरवाजे की ओर बढ़ी। मैं तो तुम्हारे पास इस विचार से आई थी कि तुम्हें नए पड़ोसियों के बारे में अवगत करा दूं। ठीक है, रॉक्सी बोला, मैं उनसे मिल लूंगा। मिस बेन वो चली गई। रॉक्सी कुर्सी पर बैठ गया और फ्रैंकविस्ट को कपड़े बदलते देखता रहा। इतनी जल्दी क्या है हनी? वो बोला, कम से कम मुंह हाथ तो धो ही लो। सुनो, फ्रैंकविस्ट ने चेतावनी भरे स्वर में कहा, तुम उस छोकरी से बचकर ही रहना। यदि उसने तुम पर डोरे डालने की कोशिश की तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगी। ओके, रॉक्सी ने हाथ हिलाते हुए बड़े रहम दिलाना अंदाज में कहा। तुम तो जानती ही हो हनी, मुझ में इतनी ताकत कहां भला जो एक ही समय में दो दो औरतों को संभाल सकूं। पर तुम भी डिल्लन से बचकर रहना। फ्रैंकविस्ट दरवाजे की ओर बढ़ी। फिर उसने मुड़ते हुए कहा, लंच के लिए यदि दोनों रजामंद हो जाएं, तो उन्हें भी साथ ले आना। बड़ी तफरीह हो जाएगी। मैं बेटोरी में तुम्हारा इंतजार करूंगी। रॉक्सी ने सहमति में सिर हिलाया। कोशिश करूंगा। फ्रैंकविस्ट चली गई तो रॉक्सी ने फिर से अखबार उठा लिया और पुलिस से संबंधित खबरें पढ़ने लगा। रॉक्सी एक छोटा बदमाश था। अपने लिए वो काफी कुछ कमा लेता था। उसका काम कारों को लूटना था, लेकिन ये काम वो आज तक सफलता से करता आ रहा था। उसकी पुलिस से कभी कोई टक्कर नहीं हुई। अपनी उंगलियों के निशान तक नहीं छोड़ता था वो, इसलिए पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम भी नहीं था। उसने आज तक कोई हत्या नहीं की थी। इस धंधे में उसे लगभग $1000 प्रति सप्ताह की आमदनी हो जाती थी, जो कि रॉक्सी जैसे व्यक्ति के लिए काफी थी। फ्रैंकविस्ट जेब तराश थी। उसका मुख्य काम था लोगों की जेबें हल्की करना। वो अपने इस धंधे में माहिर थी और रोज ही उसका पर्स उड़ाए हुए पैसों से भरा रहता था। बहुत कम ऐसे मौके होते थे जब उसके पास पैसों की कमी हो रही हो। कोई 1.5 वर्ष पहले फ्रैंकविस्ट और रॉक्सी की जोड़ी बनी थी। तब से आज तक उन दोनों में कभी कोई मनमुटाव पैदा नहीं हुआ था। दोनों इकट्ठे एक ही कमरे में रहते थे,
एक साथ सोते थे, खाना पीना घूमना इकट्ठा ही चलता था। जोड़ी ठीक चल रही थी। रॉक्सी समाचार पत्र पढ़ चुका था और वो उठा, शीशे के सामने आया, खड़ा हो गया। उसने अपने चेहरे पर दृष्टिपात किया और फिर च्युइंगम मुंह में डाली और बाहर निकल गया। वो जानता था कि डिल्लन का दरवाजा खटखटाना घातक सिद्ध हो सकता है। उसे ये भी मालूम था कि एक बार किसी ने डिल्लन का दरवाजा खटखटा दिया था तो उसके पेट में शीशे की गर्म गोली खानी पड़ी थी। कुछ क्षण के लिए वो हिचकिचाया और दरवाजे के पास खड़ा रहा, फिर वापस अपने कमरे में लौट आया। उसने अपने कमरे का दरवाजा खुला ही छोड़ दिया। बड़े स्पेनिश गिटार को देखकर उसे एक युक्ति सुझाई दी। वो गिटार लेकर बैठ गया और ऊंचे स्वर में गिटार के साथ गाने लगा। गिटार बजाते बजाते वो खो सा गया। रॉक्सी का स्वर बहुत मधुर था और वो गिटार भी बहुत अच्छा बजा लेता था। उसे यकीन था कि कोई भी लड़की उसके गले से निकलते रोमांस भरे गीत को सुन लेने के बाद अपने कमरे में टिकी नहीं रह सकती। और वही हुआ। मीरा ने अपने कमरे में से बाहर आकर झांका और बाहर आ गई। गीत के अंतिम बोल गाते गाते रॉक्सी सिसक सिसक कर रोने लगा। फिर जैसे ही उसकी नजर मीरा पर पड़ी तो उसने गाना बंद कर दिया। उसने मीरा की ओर देखकर मुस्कुराने की चेष्टा की और बोला, क्षमा कीजिएगा, मैंने शायद आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। आपने सोचा होगा कि ये कौन बेसुरा गला फाड़ रहा है। अरे नहीं नहीं, आपका गला वाकई बेहद दर्द भरा है। उसकी ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखते हुए मीरा ने कहा, अच्छा आपको अच्छा लगा। उसने आश्चर्य व्यक्त करने का अभिनय किया। मैं आपको दूसरा गीत सुनाता हूं, तूफानी नदी वाला गीत सुनेंगी? मीरा ने सहमति में सिर हिलाया। रॉक्सी फिर से गिटार के तारों से खेलने लगा। तभी डिल्लन अपने कमरे से बाहर निकल आया। उसके चेहरे पर संदेह के लक्षण मौजूद थे। रॉक्सी ने सिर के इशारे से उसका अभिवादन किया और गिटार बजाना जारी रखा। फिर उसने गाना शुरू कर दिया। गाना वाकई अच्छा था। बिंग क्रॉसिया की धुन थी। उस गाने में बेहद आनंद आया, इतना कि उसने आज से पहले कभी भी इतना आनंद महसूस नहीं किया था। फिर गाना समाप्त होते ही उसने गिटार एक ओर रख दिया। अंदर आइए ना आप लोग, वो डिल्लन और मीरा की ओर संकेत करते हुए बोला। मेरे विचार से पड़ोसी होने के नाते मुझे एक एक जाम पिलाने का अधिकार तो है। मीरा आराम से अंदर प्रविष्ट हो गई और कमरे में इधर उधर दृष्टि डालने लगी। डिल्लन दरवाजे से टेक लगाए खड़ा रहा। वो ध्यानपूर्वक रॉक्सी का अध्ययन कर रहा था। रॉक्सी ने 3 गिलासों में शराब डाली और एक गिलास रखकर दोनों की ओर एक एक गिलास बढ़ा दिया। डिल्लन ने उसके हाथ से गिलास तो ले लिया, लेकिन उसे मुंह तक नहीं लगाया। उसने आभार सा व्यक्त करते हुए इनकार में सिर हिलाया और अपना गिलास मेज पर रख दिया। क्यों, कुछ गड़बड़ है क्या? डिल्लन ने जवाब दिया, मैं दरअसल इसे पीता नहीं हूं। मीरा ने डिल्लन से कहा, अंदर आ जाओ और दरवाजा बंद कर लो। डिल्लन ने दरवाजा बंद कर लिया और अंदर आ गया। क्षण भर खामोशी रही। फिर मीरा और रॉक्सी आपस में बातें करने लगे। मीरा ने उसे बताया कि उसका नाम मीरा है और उसके साथी का नाम डिल्लन। तुम दोनों से मिलकर बेहद खुशी हुई। मेरे विचार से तुम भी हम लोगों के धंधे से ही संबंधित हो, वरना इस जगह आने का कोई तुक नहीं है। मेरा ख्याल ठीक है ना? डिल्लन ने पूछा। अच्छा, और तुम्हारा धंधा क्या है? रॉक्सी ने गिलास से एक लंबी चुस्की भरी, फिर मीरा की ओर देखता हुआ कहने लगा, मुझे यहाँ रॉक्सी के नाम से जाना जाता है। इससे पहले कि मैं अपना धंधा बताऊं, क्यों ना हम लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जान लें।